कल वाले क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़े थे कि करणी में 2 को किस प्रकार से अपरिमेय संख्या सिद्ध किया जाएगा। करणी में 3 हो गया, करणी में 2 कह लो, करणी में 5 कह लो, या करणी में 7 कह लो, या करणी में कोई भी ऐसा संख्या है जो अपरिमेय संख्या होता है, उसका एक फिक्स पैटर्न मैंने बनाया है और आपको समझाया है कल वाले क्लास में। उसी पैटर्न पे हमको आज के डेट में भी काम करना है। हालांकि कई लोग कल अब्सेंट थे, इसलिए मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। मैंने कल बताया था आप लोगों को कि अगर एक सवाल आपको आ गया इसमें का कि करणी में 2 या करणी में 3 या करणी में 5, किसी एक को भी अगर आपको ठीक ढंग से समझ में आ गया कि कैसे करना है, तो बाकी सवाल में आपको दिक्कत होगा ही नहीं। केवल अंक बदलेंगे, जहाँ करणी में 2 है वहाँ करणी में 5 कर दो, करणी में 6 करणी में जो है 11 कर दो, करणी में 5 कर दो। बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसे पहले जैसा है, बाकी केवल अंक बदलेंगे, बाकी पैटर्न वही रहेगा। समझ रहे बात को? लेकिन इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है कि किस प्रकार से हम ये बात साबित कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं कि करणी में 2 या करणी में 5, करणी में 3 किस प्रकार से जो है अपरिमेय संख्या है। आपके सामने ऊपर एक मैंने थ्योरम लिखा है, प्रमेय लिखा है, और कल के डेट में भी समझाया था। आज फिर से एक बार समझा देते हैं, उसके बाद से इस क्लास को जो है हम लोग आगे बढ़ाएंगे। उसने कहा गया है कि मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। अब कल भी आपको समझाए थे कि P क्या होता है, मालूम है ना कि अभाज्य संख्या क्या होता है? अरे वे संख्याएं जो या तो स्वयं से डिवाइड होती हो या किससे डिवाइड होती हो? 1 से। उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या दूसरे भाषा में कहते हैं कि वे संख्याएं जिसके कितने फैक्टर होने चाहिए? 2 गुणनखंड होने चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? इतना डिटेल में पढ़ाया समझाया गया है। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम लोग चौपटे हो, समझ लो। नहीं पढ़े हो तो जाके पहला वाला लेक्चर जरूर देखना। पहले वो लेक्चर में बहुत डिटेल में इसको चर्चा किया गया है। 2 दिन तक समझो केवल तुमको संख्याओं के बारे में समझाए थे हम, 2 से 3 दिन कम समथिंग। तो उसको जरूर जाकर पढ़ना घर पे। P एक अभाज्य संख्या है तथा एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब समझ रहे हो ना? कहीं नहीं बोल रहे हो जी? धनात्मक पूर्णांक मतलब हमको माइनस की संख्या की बात नहीं करना है, जो हमारे दाएं साइड है उसकी बात करना है। 0 के दाएं साइड वाली, बाएं साइड वाले से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। कह रहा कि यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता है तो P a को भी क्या करेगा? P अगर a को विभाजित करता है, a स्क्वायर करता है, तो P a को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। अब इसको थोड़ा देखिए ध्यान से, छोटे लाइन में यहाँ पर समझा रहते हैं। ये हमसे ये कहना चाह रहा है कि भैया जो P है वो एक अभाज्य संख्या है। क्या है? P एक अभाज्य संख्या है। तो P देखो क्या है, P को हम कह देंगे भैया अभाज्य संख्या कहाँ शुरू होती है? 2 से। 3 होता है, 4 नहीं होगा, 5 होता है, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 7 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। समझ रहे बात को? और हम बात करते हैं जब कह रहे कि एक धनात्मक है, तो ए का मतलब ए ले लो, और कोई भी धनात्मक मतलब 1 2 3 4 बढ़ाते जाओ। समझ गए बात को? अब ये कह रहा है कि जब P को हमने कह दिया कि अभाज्य संख्या है, तो किसी A को, एक जो धनात्मक संख्या धनात्मक पूर्णांक है, उसके धनात्मक पूर्णांक के स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है कौन? एक P, मतलब अभाज्य संख्या, तो उसका स्क्वायर हटाएंगे तब भी उसको क्या करेगा? मतलब ये कि अगर हम ये कह रहे हैं कि जैसे मान लो कि ये कह रहा है कि अगर a स्क्वायर को P डिवाइड करता है और यदि इसका हम स्क्वायर हटाते हैं तभी P क्या करेगा? ये इसका मतलब है। अंकों में समझते हैं कि जो a स्क्वायर है, कह रहा कि a स्क्वायर कोई ना कोई क्या है? क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ लिख लीजिए कोई धनात्मक, जैसे मान लो हमने कह दिया कि हम लिख दिए कि 16 लिख दिया। क्या लिख दिया? 16 लिख दिया ना? सॉरी 16 नहीं, 4 लिख दो। 4 का कर देते हैं वर्ग और 2 से इसको हम करते हैं विभाजित। अब देखो इसने बोला है कि एक अभाज्य संख्या किसी धनात्मक संख्या के अगर वर्ग को डिवाइड करता है तो वर्ग हटाएंगे तभी उसको क्या करेगा? तो देखो ऊपर धनात्मक संख्या है और नीचे एक हमारा अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या है ना? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब धनात्मक संख्या होती हैं। तो ये हो गया क्या? ये हो जाएगा हमारा, इसको जब डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 4 चौक को 16 और बटे में 2, मतलब क्या आ जाएगा? 8। अब इसका थोड़ा हटा दो, स्क्वायर हटा दो, फिर अभाज्य संख्या से डिवाइड करो तो क्या मिल जाएगा? क्या यहाँ तक बात सबको समझ में आया?
बस इसी पैटर्न को याद रखना है। और एक बार मैं जानबूझ करके दोबारा एकदम कल जो बताया था हूबहू वही है, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक बार और समझा रहे हैं इसलिए कि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए और घर जाओ तो अच्छे से समझ में भी आ जाए आपको। हालांकि एक सवाल बताया जाता है इसमें का, दूसरा सवाल बच्चे ऑटोमेटिक कर ही लेते हैं क्योंकि केवल अंक बदलते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट पुराना ही चलता है। चलो भैया, हाँ तो अब यहाँ तक तो ये हमको समझ में आ गया कि परमेय हमसे कहना क्या चाहता है, ठीक है। अब आगे इसने बोला है कि आप इस बात को साबित करके बताइए, सिद्ध करके बताइए कि करली में जो 5 है वो ये क्या है, अपरिमेय। अब थोड़ा सा केवल मैं आपको आइडिया लगा देता हूँ कि किस तरह से इसमें काम करना है। काम हमको ये करना है कि इसने बोला है कि करली में 5 को अपरिमेय सिद्ध कीजिए। हम शुरू में ही स्टार्टिंग में ही थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो करली में 5 है वो क्या है, वो एक परिमेय संख्या है। करणी में 5 को हम मान के चलते हैं कि भैया एक करणी में जो है 5 एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के कुछ कंडीशन होते हैं, इस परिमेय को अप्लाई करेंगे और उसको थोड़ा कैलकुलेट करते करते जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हमको ये साबित होते हुए दिखाई देगा कि जो करणी में 5 हमने परिमेय संख्या माना था वो तो परिमेय संख्या मिला ही नहीं हमको। तो जब परिमेय संख्या नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, तभी उसको हम कहेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। मतलब कुल मिला जुला के यहाँ पे अपनी ही बात को मानना है और अपनी ही बात को यहाँ गलत साबित करके दिखाना है, इतना काम करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और मान लेते हैं कि भैया माना कि जो करणी में 5 है वो क्या है, एक क्या है, ठीक बा, एक परिमेय संख्या है। शोर नहीं। हम मान लिए कि करणी में जो है 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं कि जब हमने परिमेय संख्या मान लिया तो परिमेय संख्या किसके बराबर होता है, P बटे Q के। भाई परिमेय संख्या का मतलब P बटे Q, अंश बटे हर, यही होता है। अनुष्का यहाँ पढ़ा रहे हैं। हम कहेंगे कि करणी में जो 5 है वो किसके बराबर हो जाएगा, किसके हो जाएगा, ठीक बा। क्यों लिखे P बटे Q, क्योंकि इसको हमने कह दिया कि ये करणी में जो 5 है वो परिमेय संख्या क्या है, बराबर है भैया, वो परिमेय संख्या है तो उसको P बटे Q के रूप में लिख लिए। अब यहाँ ब्रैकेट में एक छोटा सा काम करेंगे। अब जानते हैं कि जो Q होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। किस में, परिमेय में 0 बराबर नहीं होता है। और एक और काम कर लेंगे कि P एंड Q क्या है, सहअभाज्य है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य को अंग्रेजी में कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, जैसे कि अभाज्य को कहते हैं प्राइम नंबर और सहअभाज्य को प्राइम नंबर कहते हैं कि CO और डैश लगा दो बीच में और प्राइम नंबर। अब सहअभाज्य क्या कहता है भैया, सहअभाज्य संख्या ये होता है, कहता है कि किसी भी दो संख्याओं का जो HCF होना चाहिए, यानी कि P एंड Q का जो HCF होगा वो क्या होना चाहिए भैया, एक के अलावा अगर कुछ और मिलता है तो सहअभाज्य नहीं होगा। और यही एक लाइन है जो HCF हम देख रहे हैं P और Q का, यही जो लाइन है ये सहअभाज्य संख्या, यही अंतिम में ये बात साबित करता है कि जो हमने P बटे Q माना है वो क्या है, गलत है। समझे बात को, सुनिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, इसने बोला है कि किसी धनात्मक संख्या के वर्ग करने पर, मतलब अगर वर्ग करेंगे तब भी उसको, अब वर्ग करेंगे तो विभाजित करेगा, तो वर्ग हटाएंगे तभी क्या करेगा, मतलब इसमें वर्ग का जो है मोटा मोटी काम हमको करना है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि दोनों पक्षों का, किसका, दोनों पक्षों का क्या करने पर, ठीक बा भैया, कर दीजिए। तो करणी में 5 का कर देंगे स्क्वायर, बराबर में P बटे Q का भी क्या कर देंगे, कर दीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 5 मिलेगा, बराबर में ये P स्क्वायर बटे क्या मिलेगा, यही मिलेगा। तो Q स्क्वायर के इधर गुणा करिए तो क्या मिलेगा, Q स्क्वायर, 5 को इधर कर दो, इसको इधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा P स्क्वायर बटे क्या मिल जाएगा, 5 को इधर कर दिया गया और Q को इधर कर दिया। समझ रहे बात को,
अरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं समझे का? लो भैया यहाँ पे हम 5 कर दिए, समझ गए? 5 यहीं पे तो क्यू का इधर मल्टीप्लाई कर दिए। तो अगला स्टेप लिखेंगे कि क्यू का स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? अब समझ में आया? क्या यहाँ तक की कॉन्सेप्ट सबको समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? भाई नॉर्मल कंडीशन किया गया है कि वर्ग किए हैं, वर्ग करके थोड़ा सा कैलकुलेट करके यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, समझे? अब यहाँ से हम करेंगे क्या, थोड़ा ध्यान सुनना। हम यहाँ से कहेंगे कि पी स्क्वायर बटे 5 एक क्या है? धनात्मक पूर्णांक। क्या? धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। अब आप हमको एक बात बताइए, हमसे स्टार्टिंग में ये प्रमेय हमसे कह रहा था कि एक p अभाज्य संख्या, मतलब किसी एक अभाज्य संख्या से किसी धनात्मक संख्या के वर्ग को अगर हम डिवाइड कर पा रहे हैं तो वर्ग हटाएंगे तब भी उसको क्या करेगा? तो देखो यहाँ पर 5 हमको मिला ना, 5 हमारा अभाज्य संख्या है कि नहीं है? ऊपर हमको कोई वर्ग दिखाई दे रहा है ना? भाई वर्ग दिखाई दे रहा है ना? तो वर्ग हटाएंगे तभी तो उसको डिवाइड करेगा ना प्रमेय के हिसाब से। तो हम कहेंगे कि जो है 5 जो है किसको? पी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो 5 किसको विभाजित करेगा? पी को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा, ठीक करेगा ना? ठीक है भैया, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? जहाँ जहाँ हमने देखा है उसके हिसाब से काम किया गया है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा काम करेंगे, यहाँ यस लग रहा है, इसको 5 बनाया जाए ठीक से, ठीक ठीक। हम यहाँ थोड़ी देर के लिए कहते हैं कि माना, क्या कर देंगे? इस काम करो, इसको भी थोड़ी देर के लिए मान लिया जाता था, इसको क्या कर दिया? समीकरण नंबर कहते कि माना, शोर नहीं, जब पी स्क्वायर बटे 5 था, पी स्क्वायर बटे क्या था? अब यहाँ पे हमने कह दिया कि जब स्क्वायर हटा दिए तो 5 भी पी को विभाजित करेगा, 5 भी जो पी को विभाजित कर रहा है ना, तो उसी को मान लेते हैं कि माना कि पी बटे क्या हो जाएगा? 5। अब तुम बताओ किसकी जगह पे क्या मान लें? हाँ ए बी कुछ भी मान लो, चलो ये मान लेते भैया कि ए है, मान लेते थोड़ी देर के लिए ए है, ये क्या है? ठीक है भैया, मान लिए क्या है? ए। हमने कल ही बताया था कि आप जहाँ हम लोग m माने हैं, n माने हैं, आप x y z का कुछ भी अंक मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहेंगे भैया कि p बराबर क्या हो जाएगा? 5a, और इसको समीकरण नंबर क्या बोल देंगे? समीकरण नंबर 2। अब कहेंगे कि समीकरण 2 का मान किस में रखने पर? कहेंगे कि समीकरण 2 का समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। तो रखेंगे तो क्या मिलेगा भैया? हमको मिलेगा क्यू का स्क्वायर, मानसी बात नहीं प्रिया, क्यू स्क्वायर बराबर में पी की जगह क्या रख देंगे? 5a, और भाई पी का स्क्वायर है ना, तो पी का भी क्या कर देंगे? और बट्टे में 25a। शोर नहीं, यहाँ देखो ध्यान से, हला ना करो। 5 पचे कितना होगा? 25। 5 पचे 25, और a का स्क्वायर, घबराओ नहीं, कल भर और थोड़ा सा सब्र कर लो, धीरज रख लो, बटे 5। तो Q का स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा? 5 से कट जाएगा ना, 5 से कम 5, 5 पचे 25, तो 5a का क्या हो जाएगा? समझ गए बात को? इसके आगे ऊपर लिख देते हैं यहाँ से। अब देखो यहाँ पे हम कह देंगे क्या कि Q स्क्वायर 5 से विभाजित बटे क्या मिल जाएगा? 5, और बराबर हो जाएगा a का स्क्वायर। समझ रहे बात को? हमने क्या किया, एक बार पी स्क्वायर बटे 5 दिखाया, अब एक बार क्यू स्क्वायर बटे क्या आ गया? 5। तो हम इसको कहेंगे क्या कि
क्यू स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, एक क्या है, धनात्मक ठीक है भैया। आप क्या देख रहे हैं कि नीचे एक अभाज्य संख्या है और ऊपर एक वर्ग है, क्या है, तो वर्ग को अगर कोई अभाज्य संख्या डिवाइड कर रहा है तो वर्ग हटाएंगे तभी न करेगा। तो फिर कहेंगे कि 5 क्यू स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करता है, ये कर रहा है, कर दिया है, करता है, तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को भी क्या करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा, वर्ग हटा वही कंडीशन लगाई था, शोर नहीं, ये करेगा। अब आप बताओ कि जैसे यहाँ पे हम लोगों ने जब ये p/5 को मान लिया था, p/5 को, तो यहाँ भी कहेंगे कि माना q/5 क्या करेंगे, बराबर, यहाँ a माने थे ना, यहाँ पे b मान लो, जब भी मान लीजिए तो यहाँ पे q बराबर क्या मिल जाएगा, 5 b, और इसको समीकरण और क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे, ठीक है भैया। समीकरण नंबर 3 बोल दिए। समीकरण 2 और 3 को देखना है, किसको देखना है, 2 और 3 को देखना है, कहेंगे कि यहीं पे समीकरण 2 और 3, समीकरण 2 व 3 रख दो यहीं पे, सर जी 3 को 2 में रखना पड़ना, रखना नहीं है कहीं पे, केवल कह रहे हैं कि समीकरण 3 और 2 को एक साथ लिख रहे हैं, किसी का मान किसी में नहीं रख रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे कि P बराबर 5a और Q बराबर क्या भैया, 5 अब आप हमको एक बात बताओ, यहां से थोड़ा ध्यान से सुनो इसको, P और इसको थोड़ा ध्यान से देखो, तो 5 गुणे a है ना, और 5 गुणे b है ना, और गुणा का चिन्ह लगा दिया तो लग जाएगा कि कुछ नहीं होता तो उसके बीच में गुणा का चिन्ह है। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, अब देखोगे तो P के अभाज्य गुणनखंड कहो, मतलब अगर 5 गुणे a है तो मतलब अभाज्य गुणनखंड ना होगा। तो यहाँ देखो कि P और Q इन दोनों में क्या कॉमन है भैया, क्या कॉमन है, 5 कॉमन है ना। अगर 5 कॉमन है और P और Q को हमने शुरू में क्या बोल दिया है, P और Q को कह दिया है कि एक सह अभाज्य संख्या है, क्या है, सह अभाज्य का मतलब ये हो गया कि P और Q इन दोनों के उभयनिष्ठ क्या मिलना चाहिए, केवल एक के अलावा अगर कुछ भी मिलता है मतलब वो सहअभाज्य, समझे बात को। तो यहाँ देखो हमको दोनों के P और Q दोनों में दिखाई दे रहा है कि 5 हमको एक उभयनिष्ठ है, तो इसको अब लैंग्वेज बना के लिखा जाता है कि क्या, कि P और Q के अभाज्य गुणनखंड में 5 उभयनिष्ठ है, जो कि क्या है, गलत है। क्या मिलना चाहिए था, अगर 1 मिला होता तब कहते हैं कि जो हमने ऊपर भाई कहा है कि वो सही है कि P और Q सहअभाज्य है, तो कहानी हमारा सत्य होता। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे P तथा Q के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य क्या, अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में क्या मिल गया है, 5 उभयनिष्ठ है, क्या है, 5 उभयनिष्ठ है, 5 उभयनिष्ठ है, जबकि 1 चाहिए, क्या चाहिए, 1 चाहिए, इसलिए माना गया कथन गलत है, माना गया कथन स्टेटमेंट बात नहीं, माना गया कथन विरोधाभासी प्राप्त है, कथन गलत है। जरूरी हम विरोध करेंगे, डायरेक्ट किसी डायरेक्ट गलत कहो, विरोधाभास नहीं, वो थोड़ा सा जो है वो दिखाता है यार पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन डायरेक्ट कहो कि तुम गलत हो, गलत है। अतः करणी में जो 5 है वो क्या हो जाएगा,
अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तार छोड़ दिया। नहीं छोड़ा। ए बालक, शोर नहीं। अब बैठ के इसको नोट करिए और सुनो। ये सवाल 2 बार हो गया, कल भी यही बताए थे और आज भी वही है। केवल क्या अंतर बताए ना, जहाँ करली में 5 है वहाँ 2 कर दोगे तो 2 का हो जाएगा, करली में 3 का कर दोगे 3 हो जाएगा, 7 कर दोगे 7 हो जाएगा। जहाँ जहाँ है सब सवाल एक ही पैटर्न पर लगना है और इसको फटाफट नोट करिए। हाँ, तो थोड़ा ध्यान सुनिएगा। हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने करली में 2 और करली में 5 को सफलतापूर्वक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर लिया है, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ। अब जो हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के सवाल नंबर 2 के, और वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करली में 5 अपरिमेय संख्या है। ये बात को हमने साबित करना है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, इसको हल करना बेहद आसान है। सिर्फ 2 से 3 लाइन में ही इसका आंसर आ जाएगा और थोड़ा सा लास्ट में लिखेंगे और समझ लेंगे, बात खत्म। इसमें ज़्यादा झंझट है ही नहीं, बस देखते जाइए और समझते जाइए। इसमें भी सेम वही पैटर्न हम लेके चलते हैं कि भैया हल हम लिखेंगे जैसा कि अपरिमेय संख्या हम लोग सिद्ध किए थे करली में 5 और करली में 2 को। तो 1 मिनट के लिए जब भी हमसे पूछेगा कि ये अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, तो पहला स्टेप हमारा यही रहेगा। आंख बंद करके मान लेंगे कि जो भी देगा उसको कह देंगे कि माना कि दिस इज रेशनल नंबर। मतलब ये कि हम कहेंगे कि माना कि 3 + 2 करली में क्या है? 5। एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या परिमेय संख्या है, हमने मान लिया। अब आप जानते हैं कि जब हमने परिमेय संख्या इसको मान लिया तो क्या इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं क्या? तो हम लिखेंगे भैया कि 3 + 2 करली में हो जाएगा 5 और ये किसके बराबर हो जाएगा? P/Q के रूप में। अब यहाँ हमको ज़्यादा वर्ग करने का ये सब झंझट नहीं है। अब थोड़ा समझना इसको। हम 3 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हम लिखेंगे 2 करली में 5 बराबर में हो जाएगा P/Q और माइनस का क्या हो जाएगा? यही ना होगा? थोड़ा ध्यान सुनना। हम कह रहे हैं कि 2 करली में जो 5 है, अब Q को इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए, P - 3Q और बटे का क्या मिलेगा भाई? इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही ना होगा? अब 2 इधर गुणा में है तो इधर ले चलो इसे, तो यहाँ ले चलेंगे तो करली में 5 बराबर मिलेगा कि P - 3Q और बटे में क्या हो जाएगा? 2 और Q। क्या यहाँ तक की बात सबको समझ में आई? कुछ नहीं किया गया है कि हमने कहा है कि 3 + 2 करली में 3 को क्या मान लिया है? परिमेय संख्या। जब मान लिया तो उसको हम किसके बटे में लिख सकते हैं? P/Q। इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। तो 3 को बराबर के इधर लेकर के आए तो यहाँ पे प्लस में था तो इधर क्या हो जाएगा? और यहाँ बचा 2 करली में 3, तो जैसे था वैसे रख देंगे। तो Q का 3 में जब गुणा कराएंगे तो ये P और माइनस का 3Q और टोटल पूरा का बटा क्या हो जाएगा? एलसीएम निकालना बहुत झंझट। एलसीएम सब छोड़ दो, ये अब नॉर्मल चीज़ है, तुमको आता है। ए बीच में ना बोला करो कि P - 3Q बटे में होगा Q। अब 2 इधर गुणा में है, जब इसको बराबर के इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा? भाग देगा। ये मालूम है ना, नॉर्मल प्रोसेस है जो आपको आता रहता है। अब थोड़ा ध्यान से सुनो कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि करली में जो 5 है हमारे सामने, करली में 5 को अभी हम लोग क्या सिद्ध किया है? क्या सिद्ध किया है? करली में 5 एक अपरिमेय संख्या है और इधर उसके ठीक सामने बराबर में देखोगे तो यहाँ P/Q के रूप का मतलब अंश बटे हर में दिखाई दे रहा है क्या? मतलब ये P - 3Q उसको नहीं देखो, ये अंश है। ये क्या है? अंश बटे हर में है ना? मतलब इधर हमके अंश बटे हर मतलब P/Q के रूप का दिखाई देता है। मतलब ये कि ये कह रहा है कि इधर तो हमारा है क्या? इधर है हमारा अपरिमेय संख्या और इधर क्या है? एक तरफ अपरिमेय और एक तरफ परिमेय संख्या। क्या ये पॉसिबल है क्या? ध्यान सुनो, कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर। आप हमको ये बताओ, तुमसे कहा जाए कि भैया ये 5 है और प्लस का ये 5 है, क्या ये 11 के बराबर होता है क्या? 10 कभी 11 के बराबर होगा? नहीं होगा।
आपसे कहा जाए कि चलो बताओ कि यहाँ पे 2x है और बराबर में हम कह देंगे कि 3x, क्या ये पॉसिबल है? गलत है कि नहीं है? हम कह देंगे कि ये 2 है प्लस का 2 है, क्या इसको हम 6 के बराबर लिख देंगे क्या? समझ रहे बात को? तो ठीक वैसे ही जब एक अपरिमेय संख्या करली में 5 है और इधर हमको जो दिखाई दे रहा है कि p माइनस का 3q बटे 2/2q, इधर एक अपरिमेय संख्या, सॉरी ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, तो कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ रहा है? यस सर। कभी भी एक परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। अब इसको लिखेंगे लैंग्वेज में अपने तरफ से बना के, क्या करेंगे, कहेंगे कि करली में 5, हम जानते हैं कि लिख देंगे इसे कि हम जानते हैं, सुनो ध्यान से बात नहीं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि करली में 5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्या जो एक परिमेय संख्या के बराबर, जो एक परिमेय संख्या, और ब्रैकेट में चाहो तो इसको लिख दो कि p माइनस का 3q और बटे का हो जाएगा 2q के बराबर में है, जो क्या है? गलत है। क्या है? गलत है, गलत है। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे जो 3 प्लस, चाहे से लिख लो, इसलिए माना गया कथन क्या गलत है, अतः करली में, सॉरी क्या लिखा है जी, 3 प्लस 2 करली में एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय लिख लो। अरे भैया तुम अपने मन से लिखो ना, क्या दिक्कत है? ये तो मैंने अपना भाषा लिख दिया, तुमको जैसे मर्जी वैसे लिखो, केवल दिखा दो कि करली में 5 एक अपरिमेय संख्या है जो एक परिमेय संख्या के बराबर है और जो सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये जो हम मान लिए हैं वो गलत मान लिया था, इसको सही है ही नहीं है ये, तो ये वास्तव में क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। 3 प्लस का 2 करली में 5।